हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है। आज हम बिहार बोर्ड द्वारा आयोजित 2025 के वार्षिक परीक्षा के मद्देनजर बिहार बोर्ड ने सभी विषयों का मॉडल सेट जारी किया है। आज हम 10वीं कक्षा के गणित के मॉडल सेट के ऑब्जेक्टिव को हल करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। पहला सवाल है, निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है? ऑप्शन है √7 + √7, ऑप्शन बी है √25 + √3, ऑप्शन सी है 1/√4, ऑप्शन डी है √9 × √3। तो परिमेय संख्या क्या होता है? परिमेय संख्या हम उसे कहते हैं जो जिसको हम पी व क्यू के रूप में लिख सकते हैं। तो √2 और √7 को अगर जोड़ेंगे तो ये √2 √7 हो जाएगा। ये एक परिमेय संख्या नहीं है। अगर √25 और √3 को हल करेंगे तो √25 कितना आएगा? 5 + √3। ये भी एक परिमेय संख्या नहीं है। अगर 1/√4 को हल करेंगे तो 1/√4 क्या हो जाएगा? 1, और √4 से क्या हो जाएगा? 2। तो ये एक परिमेय संख्या, तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी। दूसरा सवाल है, यदि m एक पूर्णांक है तो प्रत्येक विषय पूर्णांक का रूप होता है। तो पूर्णांक संख्या हम किसको बोलते हैं? पूर्णांक संख्या जो पूरा संख्या हो, जैसे कि 0, 1, 2, 3, 4, -2, -3, सभी पूर्णांक संख्या होते हैं। यहाँ पे सवाल है, यदि m एक पूर्णांक है तो प्रत्येक विषम पूर्णांक का रूप क्या होगा? तो प्रत्येक विषम पूर्णांक क्या हो सकता है? प्रत्येक विषम पूर्णांक हमेशा सम संख्या के गुणज से एक ज्यादा होता है। तो सम संख्याएं क्या क्या संख्याएं होती है? 0, 2, 4, 6, 8। तो सम संख्या होता है 2, 4, 6, 8। तो इसमें हम m+1, अगर हम 1 मान लेते हैं तो 1+1 ये एक तो विषम संख्या भी आ सकता है। अगर 2 मान लेते तो 2+1 एक, ये 3, ये एक विषम संख्या भी आ सकता था, एक सम संख्या भी आ सकता था। तो ये आंसर नहीं हो सकता है, ये गलत है। m सिर्फ m तो हम 1 भी मान सकते हैं, 2 भी मान सकते हैं, 3 भी मान सकते हैं, ये भी एक विषम पूर्णांक नहीं हो सकता। अगर 2m अगर 2 से इसमें गुणज हो रहा है ऑटोमेटिकली ये सम संख्या होगा। अगर 2 से ये विभाजित हो रहा है तो ये सम संख्या होगा। और डी ऑप्शन को अगर हम हल करते हैं 2 इंटू, अगर m को 1 भी मानते हैं तो +1, ये कितना आ जाएगा? 2 × 1 + 1 3। अगर हम m के जगह पे 2 रख देते हैं, फिर जोड़ेंगे तो 2 2 4 1 5। तो ये भी एक विषम है, ये भी एक विषम है। तो विषम का रूप कौन सा होगा? 2m + 1। अगर यहाँ पर m के जगह पर हम 1 रखे, 2 रखे, 3 रखे, 4 रखे, कोई भी संख्या रखे तो ये हमेशा विषम संख्या ही देगा। तो इसका सही आंसर है 2m + 1। तीसरा सवाल है, निम्नलिखित में से किसका दशमलव प्रसार शांत है? तो दशमलव प्रसार शांत होने के लिए क्या होता है? हर उसका जो होता है भिन्न संख्या का हर, वह 2 का या 5 का गुणज होता है। तो हम चेक करते हैं। 91 किसका किसका गुणज है? तो 13 × 7, ये 2 और 5 का गुणज नहीं है, तो ये एक शांत नहीं है। 15/23, 23 को भी अगर हम अभाज्य गुणनखंड में तोड़ेंगे तो ये भी 2 और 5 नहीं आएंगे। अगर हम 17/80 को तोड़ेंगे तो 17/80 के गुणज में क्या क्या आ सकता है? 2 गुना 2 दूना 4, दूना 8, दूना 16, पंचे 80। तो ये 2 के और 5 के गुणज में है। अगर सिर्फ 2 और 5 के गुणज में जो होता है वही दशमलव प्रसार शांत होता है। तो इसका आंसर सी सही है। चलिए 4 नंबर का सवाल हल करते हैं। 4 नंबर का सवाल है, 0.87 के ऊपर रेकरिंग है। इसको कैसे हल करेंगे? पहले हम पूरी संख्या को लिख लेंगे और उसमें से जिसके ऊपर रेकरिंग नहीं है उसको हम घटा देंगे। बट्टे में हो जाएगा, जिसके ऊपर रेकरिंग है उसके लिए आएगा 9, और जिसके ऊपर रेकरिंग नहीं है उसके लिए आएगा 0। तो इसका हल हो जाएगा 79/90। तो इसका सही आंसर है सी। 5 नंबर सवाल है, यदि 540 को 2x इंटू 3y इंटू 5z हो तो x + y + z क्या होंगे? तो इसको हम कैसे हल करेंगे? सबसे पहले हम 540 को अभाज्य गुणनखंड में तोड़ लेंगे। तो ये हो जाएगा, अगर 2 से इसको विभाजित करते हैं तो 270, फिर 2 से विभाजित करते हैं तो 135, और अब इसमें किससे? 3 से लगेगा तो हो जाएगा 45। फिर इसको हल करते हैं तो ये हो जाएगा 15, फिर इसको 3 से हल करते हैं तो 5। ये क्या आ गया? 2 बार, 3 बार, 5 एक बार। तो यहाँ पे x की जगह क्या हो जाएगा? 2, और y की जगह क्या हो जाएगा? 3, और z की जगह क्या हो जाएगा? 1। तो x कितना आया? 2,
y कितना आया है 3 और z कितना आया है 1, सॉरी ये माइनस है, तो कितना हो जाएगा 2 3 5 माइनस 1 4, इसका सही आंसर हो जाएगा 4। चलिए नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं, 6 नंबर सवाल पे। 6 नंबर सवाल है निम्नलिखित में से कौन सा अपरिमेय संख्या है। तो हम चेक करते हैं कौन अपरिमेय संख्या है। तो दूध दशमलव 3 पे रेकरिंग है, तो दूध दशमलव 3 पे रेकरिंग को हम किस तरह लिख सकते हैं, पहले पूरी संख्या को लिखेंगे, जिसके ऊपर रेकरिंग नहीं उसको हम घटा देंगे, नीचे आ जाएगा जितना दशमलव के बाद संख्या होता है, अगर रेकरिंग वाली संख्या उसके लिए आएगा 9 और एक ही अंक था तो 9 ही रह जाएगा, तो ये हो जाएगा 21/9। अगर इसको हल करेंगे तो यह हो जाएगा 7/3 और ये एक परिमेय संख्या के रूप में है। अगर रूट 2 बार रूट सेम संख्या से गुना होता है तो वो भी एक परिमेय संख्या होता है। इसको भी हल करेंगे तो ये होता है 21 × 21, ये भी एक परिमेय संख्या है। अगर इसको हल करेंगे तो ऊपर में आ जाएगा 10/100 है, इसको पहले काट देंगे, ये हो जाएगा 1/10, ये रूट में रह जाएगा। तो ये एक अपरिमेय संख्या है क्योंकि ये रूट से बाहर नहीं आ पाया, ये रूट में ही है, तो ये संख्या अपरिमेय संख्या है। नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। नेक्स्ट सवाल है 7 नंबर, यदि m और n दो अभाज्य संख्याएं हैं तो उनका महत्तम समावर्तक क्या होगा। m और n दो अभाज्य संख्या है, तो हम कोई भी दो अभाज्य संख्याएं मान लेते हैं, जैसे कि हम मान लेते हैं 2 और 3, कुछ भी मान सकते हैं, तो उनका महत्तम समावर्तक, अगर इसका महत्तम समावर्तक करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, ये 1 आएगा। तो हमेशा कोई भी दो अभाज्य संख्या का महत्तम समावर्तक कितना होता है, 1 होता है। हम कुछ भी ले सकते हैं, 5 और 7 भी ले लेंगे तो इसका भी महत्तम समावर्तक 1 ही होगा। अगर हम 13 17 भी ले लेते हैं इसका भी महत्तम समावर्तक 1 ही होगा। तो अगर हम कोई भी दो महत्तम समावर्तक संख्याएं लेते हैं तो उसका हमेशा, कोई भी दो अभाज्य संख्याएं अगर लेते हैं उसका हमेशा महत्तम समावर्तक 1 होगा, उसका हमेशा HCF 1 ही होता है। नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। नेक्स्ट सवाल है दो संख्याओं का गुणनफल अगर 2366 है और उनका लघुत्तम समापवर्त 182 है तो महत्तम समावर्त क्या होगा। तो इसको हम जानते हैं कि दो संख्याएं अगर उनको हम गुणनफल करते हैं तो उनका लघुत्तम और उसका HCF जो होता है उनको गुना करेंगे तो उनके बराबर होता है। तो सूत्र क्या होता है, A इंटू बी इक्वल टू LCM इंटू HCF। ए मतलब पहली संख्या, बी मतलब दूसरी संख्या, तो दोनों संख्या गुणनफल दिया हुआ है 2366, एलसीएम यहाँ पर 182 दिया हुआ है और हमको एचसीएफ निकालना है। इसको हल करेंगे, अगर हम इसको 182 से इसको काटते हैं तो कितना बार आ जाएगा, ये 23 बार आएगा, 13 बार आएगा, ये 13 बार में कट जाएगा, तो इसका एचसीएफ कितना आ जाएगा 13। इसका सही आंसर होगा 13। नेक्स्ट सवाल है निम्नलिखित में से किसका दशमलव प्रसार अशांत है। तो शांत किसका होता है, जिसका हर में 2 या 5 के गुणज वाली संख्याएं होती है, अगर उनके अलावा कोई भी संख्या है तो वह अशांत कहलाती है। तो सबसे पहले हम पहला को चेक करेंगे 11/40, इसको अगर हल करते हैं तो 11/40 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 2, 2 4 दूनी 8 पंचे 40, इसमें 2 और 5 ही है तो ये शांत है। अशांत हमको पता करना है, अगर 160 को भी हम तोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32 पंचे 160, ये भी एक शांत संख्या है। अगर हम इसको भी तोड़ते हैं तो ये भी आ जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 दूना 4 दूनी 8 दूनी 16, इसको 2 दूना 4, अगर इसको हम 5 से गुणा करेंगे 40 पंचे 200, तो ये भी 2 और 5 का गुना आ रहा है। अगर इसको हल करेंगे तो ये आएगा 2 इंटू 3 इंटू 7 3 इंटू 7, तो ये 2 और 5 के गुणज में नहीं है, तो यह एक अशांत संख्या है। नेक्स्ट सवाल है यदि p बराबर ab³ तथा q बराबर a⁴b है, जहां pq धनात्मक पूर्णांक तथा ab अभाज्य संख्याएं हैं, तो pq का लघुत्तम समापवर्त क्या होगा। तो हम दोनों का लघुत्तम समापवर्त निकालते हैं। यहाँ पर p बराबर दिया हुआ है ab³ और q बराबर दिया हुआ है a⁴b,
तो लघुत्तम समावर्त एलसीएम क्या होता है? अगर हम ए को सिर्फ देखें तो ए में जो ज्यादा पावर होता है वही उसका लघुत्तम समावर्त होता है, और बी में ज्यादा पावर क्या है? बी क्यूब। तो A4 ए टू द पावर और बी क्यूब, यही इसका आंसर, सही आंसर होगा। 11 नंबर सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सअभाज्य है? सअभाज्य संख्याओं उसे कहा जाता है जो आपस में खुद स्वयं के अलावा और किसी भी स्वयं के अलावा और एक के अलावा किसी और भी संख्या से दोनों संख्याएं विभाजित न हो तो वह सअभाज्य संख्या कहलाती है। तो हम 15 और 45 को देखेंगे। तो 15 45 दोनों संख्याएं 3 से भी हो रहा है, 45 भी 3 से हो रहा है, तो ये सअभाज्य संख्याएं नहीं है। अगर हम 9 और 16 को चेक करेंगे तो 9 तो 3 से हो रहा है लेकिन 16 तो नहीं होगा। अगर हम 4 से देखें 16 तो हो रहा है लेकिन 9 नहीं होगा। तो 9 16 एक सअभाज्य संख्या है। काहे कि ये 9 और 16 ये दोनों और किसी अन्य संख्या से विभाजित नहीं होगा जिससे दोनों विभाजित हो जाए। ये एक सअभाज्य संख्या है। सअभाज्य संख्या उसे कहा जाता है जिसको हम किसी अन्य संख्या से दोनों भी संख्या को विभाजित नहीं कर सकते। अगर दोनों संख्या विभाजित हो रही है तो वह सअभाज्य संख्या नहीं कहला सकता। अगला सवाल है 12 नंबर, 0.3125 को p व q के रूप में कैसे लिखा जाता है? तो 0.3125 यहाँ पर लिखा हुआ है, दशमलव को अगर हम यहाँ से कैंसिल करेंगे तो इसके लिए आएगा 1 और जितनी संख्या उतनी 0 आ जाएगा। इसको अगर हल करते हैं तो ये कितना आ जाएगा? 25 से अगर ऊपर में काटेंगे 25 चौके 100 400, 25 से अगर इसको हम काटते हैं तो 25 का 25, 6 पर 2 25 दूनी 50 और 25 पंचे 125। फिर इसको अगर हम हल करते हैं 25 से तो 25 पंचे 125 और ये कितना बार में हो जाएगा? 16 बार में। तो 5/16, ऊपर में कितना आ गया 5 और नीचे में 16, तो 5/16 इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा बहुपद है? बहुपद के लिए क्या होता है? वह तो हर के रूप में नहीं होना चाहिए और रूट के रूप में नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे अचर पद जो है, चर पद कभी भी रूट में नहीं होनी चाहिए और चर पद कभी भी रूट में नहीं होनी चाहिए और हर के रूप में भी नहीं होनी चाहिए। तो ये भी बहुपद नहीं है। यहाँ पर ये भी बहुपद नहीं है। यहाँ पर यही बहुपद है क्योंकि इसका जो चर पद है वो रूट में नहीं है, ये भी रूट में नहीं है, यहाँ चर पद तो है ही नहीं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी। यहाँ पर क्योंकि यहाँ चर पद जो है वह रूट में है तो ये आंसर नहीं होगा, तो इसका सही आंसर सी है। 14th नंबर सवाल है, बहुपद x + 3 टू द पावर 2 इंटू एक्स टू द पावर 3 - 8 का घात क्या है? तो सबसे पहले इसको हम हल करेंगे। तो हल करने के लिए इसको पहले हम a + b का होल स्क्वायर में अगर तोड़ते हैं तो ये हो जाएगा x² + 3 का स्क्वायर 9 होगा और 2ab तो 6x हो जाएगा। इसको फिर हमको x3 टू द पावर -8 से गुना करना है। इसको गुना करते हैं तो x से x3 गुना होगा तो x टू द पावर 5, x² को 8 से गुना करते हैं तो कितना हो जाएगा 8x²। फिर अगर 9 को हम करते हैं x³ से तो हो जाएगा 9x³। 9 से फिर -8 करते हैं तो 72। फिर 6 को करते हैं तो 6x टू द पावर 4 और फिर 8 को गुना करते हैं तो 8 6 के 48x। तो घात किसको कहा जाता है? जब उसके चर पद का जो सबसे ज्यादा पावर होता है वही वो घात कहलाता है। तो यहाँ सबसे ज्यादा पावर 5 है तो इसका घात हो जाएगा 5। बहुपद 2x टू द पावर 2 - 6 के शून्यक है तो इसको हम निकालते हैं। तो 2x² - 6 = 0, 2x² बराबर 6, x² बराबर 6/2 बराबर 3। तो यहाँ पर x बराबर हो जाएगा -√3 और प्लस माइनस में आएंगे। जब भी रूट में जाता है तो प्लस माइनस दोनों साथ में जाता है तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए, √3 - √3। 16 नंबर सवाल है, बहुपद px 2x² - 8x - 12 हो तो p2 का मान क्या होगा? तो यहाँ पे हमको x की जगह 2 रख देना है तो p2 का मान हो जाएगा, p2 कहने का मतलब हुआ कि x की जगह हमको 2 रख देना जहां जहां x है।
तो 2 इंटू एक्स हम क्या रख देंगे यहाँ पर 2, इसका स्क्वायर हो जाएगा, -8 इंटू फिर एक्स हम क्या रख देंगे 2 -12। इसको अगर हल करते हैं तो 2 दूनी 4 दूनी 8 -16 -12। अगर इसको हल करेंगे तो 16 12 28, 28 में से 8 जाएगा -20। इसका सही आंसर हो जाएगा -20। नेक्स्ट सवाल है, यदि बहुपद 3y² प्लस 7y माइनस के एक शून्यक दूसरे के व्युत्क्रम हो तो k का मान क्या होगा। हम जानते हैं कि शून्यकों का योग अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a होता है तथा अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a होता है। यहाँ पे सवाल है शून्यक एक दूसरे के व्युत्क्रम है, तो व्युत्क्रम अगर मान लेते हैं कि पहला शून्यक अल्फा होगा तो दूसरा शून्यक क्या होगा 1/अल्फा। ठीक, अगर हम यहाँ पे इसको पुट करते हैं तो अल्फा इंटू 1/अल्फा, सी की जगह यहाँ पर क्या है -k और एक जगह क्या है 3, तो यहाँ पर अल्फा अल्फा कट गया, यहाँ पर हो गया 1 बराबर -k/3, 3 से इसको गुना करेंगे 3 बराबर -k, तो यहाँ पर k बराबर निकल जाएगा -3, तो इसका सही आंसर हो जाएगा -3। शून्यक -2 -5 वाले बहुपद की संख्या कितनी होगी। तो हम जानते ही है कि अगर 2 शून्यक होता है तो उसके शून्यकों की संख्या अनगिनत होती है। अगर 2 शून्यक हो तो उनकी शून्यकों की संख्या अनगिनत होती है। नेक्स्ट सवाल है 19 नंबर, बहुपद px 5x² प्लस 7x माइनस 12 के शून्यक अल्फा और बीटा हो तो 5 इंटू अल्फा प्लस बीटा का मान क्या है। तो सबसे पहले हम अल्फा और बीटा का मान निकालते हैं। अल्फा और बीटा का मान क्या होता है -b/a, तो -b/a कितना है यहाँ पर -b -7, a का मान 5, तो ये अल्फा प्लस बीटा का मान आया, हमको निकालना है 5 इंटू अल्फा प्लस बीटा, तो 5 इंटू अल्फा प्लस बीटा का मान कितना आया -7/5, 5 यहाँ से कट जाएगा बराबर -7, इसका सही आंसर हो जाएगा -7। नेक्स्ट सवाल है, यदि अल्फा बीटा गामा त्रिघात बहुपद ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d के शून्यक हो तो अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा का मान क्या होगा। तो इसका आंसर होता है -d/a। अगर त्रिघात बहुपद में अल्फा बीटा और गामा ये तीनों का गुणनफल पूछ दे तो उसका सही आंसर होता है -d/a। यह एक फॉर्मूला है, इसको याद रखना है। नेक्स्ट सवाल है, यदि रेखाएं 5x प्लस py = 6 हो और 15x प्लस 9y बराबर 12 समांतर है तो p का मान क्या होगा। समांतर होने के लिए हम जानते हैं क्या होता है a1/a2, b1/b2 तथा c1/c2 इक्वल नहीं होता है, ये समांतर के लिए होता है। अगर पूछा जाए कि प्रतिच्छेदी है तो उसके लिए होता है a1/a2 नॉट इक्वल b1/b2, ये प्रतिच्छेदी रेखा के लिए होता है। अगर पूछा जाए कि संपाती रेखा है तो a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2, ये संपाती रेखा के लिए होगा। यहाँ पे दिया हुआ समांतर है, जिसका मतलब a1/a2 इक्वल टू b1/b2 होगा, लेकिन c1/c2 नहीं होगा। तो इसी पे हमको इसको पुट करके p का मान निकालना। तो a1 यहाँ पर कितना हो गया 5, a2 कितना हो गया यहाँ पर 15, b1 यहाँ पर कितना है p और b2 कितना है यहाँ पर 9। इसको हल करेंगे तो 5 तिया 15, 3 तिया 9, यहाँ 3 यहाँ चला जाएगा, यहाँ 3 बराबर क्या हो गया p, तो p का मान कितना आ जाएगा 3, इसका सही आंसर है 3। यदि दो चरों में दो रैखिक समीकरण के आलेख प्रतिच्छेदी रेखाएं हो तो हलों की संख्या क्या होगी। अगर आलेख प्रतिच्छेदी होता है तो सिर्फ एक हल होता है। अगर आलेख प्रतिच्छेदी हो, अगर आलेख प्रतिच्छेदी होता है तो सिर्फ एक हल होता है, एक हल होता है। अगर समांतर होता है तो कोई हल नहीं होता है। अगर रेखा संपाती होता है तो अनेक हल होता है, हमको ये ख्याल रखना है कि अनेक हल होता है। अगर रेखा प्रतिच्छेदी हो तो एक हल होगा, रेखा समांतर है तो कोई हल नहीं होगा, संपाती है तो अनेक हल होगा। यहाँ पे सवाल, यदि दो चर में रैखिक समीकरण का आलेख प्रतिच्छेदी रेखा हो तो हलों की संख्या क्या होगा। प्रतिच्छेदी रेखा के लिए सिर्फ एक हल होता है। नेक्स्ट सवाल है, यदि 5x माइनस 8y इक्वल टू 0 तथा 10x माइनस 18y बराबर 0 हो तो xy का मान क्या होगा। यहाँ हम
ऑप्शन से भी बना सकते हैं और इसे हल भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे पहला समीकरण हो गया 5x माइनस 8y इक्वल टू 0, इसको समीकरण 1 मान लेंगे। दूसरा समीकरण है 10x माइनस 18y इक्वल टू 0, ये समीकरण दूसरा है। इसको हल करेंगे तो इसको हम 2 से गुना कर देते हैं, इसको 1 से गुना कर देते हैं, तो समीकरण हो जाएगा 10x माइनस 8y बराबर 0, ये 16y हो जाएगा। और ये 10x माइनस 18y ये 16y है, ये 16y है बराबर 0। अगर इसको हम हल करते हैं तो ये कट जाएगा, ये हो जाएगा प्लस 80, तो 18 में से 16 गए 2y बराबर 0, y बराबर कितना आ जाएंगे 0। तो y का मान कितना होगा 0, y का मान 0 यहाँ भी है यहाँ भी है, तो हम x का भी मान निकालना होगा। तो हम y का मान किसी भी समीकरण में पुट कर देंगे। तो y का मान अगर हम इस समीकरण में रखते हैं तो 5x माइनस 8y बराबर 0, 5x बराबर अगर हम यहाँ पर y का मान 0 रखते हैं बराबर 0, 5x बराबर माइनस 0 बराबर 0, 5x बराबर 0, x बराबर 0। चलिए नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। 24 नंबर सवाल है, यदि समीकरण ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल 0 है तथा ए नॉट इक्वल 0 का मूल समान हो तो सी का मान क्या होगा। यहाँ पे दिया हुआ है कि मूल समान है, कहने का अर्थ है कि अल्फा इक्वल टू बीटा, और हम जानते हैं कि अल्फा प्लस बीटा का मान माइनस बी बाय ए होता है। यहाँ पे हम अल्फा प्लस बीटा की जगह अल्फा लिख सकते हैं, ये हो गया माइनस बी बाय ए, ये हो गया 2 अल्फा बराबर माइनस बी बाय ए। इसको हम आगे अगर हल करते हैं तो ये हो जाएगा अल्फा बराबर माइनस बी बाय 2a, ठीक है। और हम नेक्स्ट ये भी जानते हैं कि अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बाय ए होता है। अल्फा इंटू बीटा को हम अल्फा लिख सकते हैं सी बाय ए, क्योंकि दिया हुआ है कि अल्फा और बीटा बराबर है तो हम लिख सकते हैं। इसको नेक्स्ट हल करते हैं, ये हो गया अल्फा स्क्वायर बराबर सी बाय ए। फिर हम नेक्स्ट अगर इसको हल करते हैं तो अल्फा स्क्वायर अल्फा की जगह हम क्या रखेंगे माइनस बी बाय 2a, इसका स्क्वायर है तो इसको स्क्वायर करेंगे बराबर है सी बाय ए, माइनस बी का स्क्वायर हो जाएगा बी स्क्वायर, 2a का स्क्वायर हो जाएगा 4a स्क्वायर बराबर सी बाय ए, एक ए से एक कट जाएगा, यहाँ पर क्या बच गया बी स्क्वायर बट्टे 4a बराबर सी, और यही इसका आंसर होगा। नेक्स्ट सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा द्विघात समीकरण नहीं है। तो यहाँ पे हम कुछ सबसे पहले सभी ऑप्शंस को चेक करने होंगे। पहला ऑप्शन है x प्लस 2 का होल स्क्वायर, अगर इसको हम तोड़ेंगे तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर, ये a प्लस बी का होल स्क्वायर पे है, इसको तोड़ेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2 दूना 4x प्लस बी स्क्वायर 4 इक्वल टू, इसको अगर हम हल करेंगे तो 3x स्क्वायर माइनस 12। फिर इसको नेक्स्ट हल करेंगे तो ये इधर जाने के बाद घट जाएगा, तो इसका मतलब ये है, ये द्विघात समीकरण है, क्योंकि एक्स स्क्वायर ग्रुप में है तो ये द्विघात समीकरण है। फिर इसको अगर हम हल करते हैं तो यहाँ एक्स स्क्वायर अगर उस साइड जाता है तो ये हो जाएगा प्लस 2x स्क्वायर, तो ये भी द्विघात समीकरण के रूप में है। अगर हम इसको चेक करते हैं तो इसको भी a माइनस बी का होल स्क्वायर पे है, इसको तोड़ते हैं तो ये हो जाएगा √2 का होल स्क्वायर 2 एक्स का स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस 2ab, तो 2 तिया 6 x, सॉरी इसको हम लिख सकते हैं 2ab, तो 3 दूनी 6 √2 x प्लस बी स्क्वायर 3 का स्क्वायर 9 इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस 4। यहाँ 2x स्क्वायर कट जाएगा, तो यहाँ पे ये एक द्विघात समीकरण के रूप में नहीं है, क्योंकि यहाँ पे द्विघाती वाला तो यहाँ पे बचा ही नहीं, तो ये एक द्विघाती समीकरण के रूप में नहीं है। तो इसका अर्थ है कि ये भी इसका मतलब द्विघात समीकरण के रूप में है, ये भी है और ये भी है, लेकिन ये द्विघात समीकरण रूप में नहीं है। इसका आंसर सी सही है। और नेक्स्ट पार्ट के लिए आप लोग कुछ समय का इंतजार करेंगे। धन्यवाद।